नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं हमारी एक संपादकीय सीरीज चल रही है। अभी फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली अभी तक आरओ एआरओ की सब टेस्ट सीरीज और एग्ज़ाम में बिजी थे। काफ़ी छात्र हमारे उधर एग्ज़ाम दे रहे थे और इसके अलावा अभी इंटरव्यू कॉल भी शेड्यूल हो चुकी है, जैसे आप सब जानते हैं, तो उधर भी थोड़ी व्यस्तता चल रही थी। अभी हमारे कई छात्र इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेशन वगैरह चल रहा था। लेकिन फिर से हम टाइम निकाल कर ये, क्योंकि आज ये अच्छा आर्टिकल है, तो सोचा कि इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी अच्छे आर्टिकल होंगे उनको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। वो एक दिन में आएंगे, 2 दिन में आएंगे, जब भी आएंगे तो उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। देखिए, ये आर्टिकल तो वैसे एक जनरल सा आर्टिकल है, गंगा एक्सप्रेसवे। इन्होंने बताया है कि गांव गांव की किस्मत कैसे चमकाएगा ये, अर्थात अब आप ये देख लीजिए कि ये ग्रामीण शहरी दोनों विकास के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन लेकर बन सकते हैं, जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे कैसे गांव और शहरों के बीच की दूरी को कम करेगा, या इस प्रकार से बन सकते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। देखिए, मैंने इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन बनाए हैं, तो ये एक दो डिस्कस करेंगे, बाकी आप पढ़ लेना। और इससे ही पूरे क्वेश्चन इसके ऊपर सोल्व हो जाएंगे, किसी प्रकार का आयोग पूछता है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, ये गलत टाइप होगा, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं या बड़ी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं लिखते हैं, या गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना लिख सकते हैं, में भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण संतुलन एक प्रमुख चुनौती है। एक्चुअली कहने का मतलब ये कि जो हमारे बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हैं उनके तहत क्या आता है, इसमें एक गंगा एक्सप्रेसवे भी इसी का पार्ट है। वहाँ क्या होता है, भूमि अधिग्रहण एक सबसे बड़ी समस्या होती है, और जैसे आप जानते हैं कि वहाँ पेड़ वगैरह काटने पड़ते हैं काफ़ी, तो उसी को लेकर ये क्वेश्चन बनाया गया है कि भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय संतुलन प्रमुख चुनौती है, गंगा एक्सप्रेसवे के संदर्भ में विवेचना कीजिए। ये देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति 2022 एवं निवेश प्रोत्साहन रणनीति को कैसे सुदृढ़ करता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो ये कैसे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शहरी एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो जब आपको इसका 360 डिग्रीज की नॉलेज होगी गंगा एक्सप्रेसवे के, इसकी बेनिफिट क्या क्या है, क्योंकि देखिए मोर और लेस उत्तर सभी का सेम रहेगा, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको पॉइंट डालने हैं। तो अगर आपको ये क्लियरिटी है कि गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक जा रहा है, अब सबसे पहली बात ये है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाने वाला एकमात्र एक्सप्रेसवे है। तो सीधा सा क्वेश्चन तो यही हुआ कि ये पूरे ही उत्तर प्रदेश का एकीकरण कर रहा है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ रहा है। तो इस प्रकार के जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो कैसा भी क्वेश्चन वो घुमा फिर आएगा, वो आप टैकल कर ले जाओगे। और ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, जैसे जो छात्र इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो भी इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे एक बड़ी महत्वपूर्ण और आकांक्षी परियोजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। तो ये देखिए, इसका पाठ्यक्रम से लिंकेज देख लेते हैं पहले। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरल सी चीज़ें बताइए। देखिए, इन्होंने बताया कि ये बदायूं जिले में जो टोल प्लाजा बनाया है, एक ही धनुष के आकार का टोल प्लाजा बनाया है, तो अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और कनेक्टिविटी तो बेहतरीन करेगा ही है। तो पेपर 5 में कहाँ पूछ सकता है आपको ये, आर्थिक विकास, अवसंरचना और क्षेत्रीय विकास। पेपर 6 में कहाँ पूछ सकता है, योजनाएं, निवेश, औद्योगिक कॉरिडोर, पर्यावरण, ये सब कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास के लिए गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए आप। तो सबसे पहले तो आपको यही देखिए, क्वेश्चन GS 5 और GS 6 आप देखते होंगे कि काफ़ी वेरिएशन होता है, कुछ लोगों के 30-40 नंबर भी आए हैं और कुछ के 120 तक आए हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पर भी एक रिलीवेंट मैप आप बना सकते हैं तो बनाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक तो अच्छे से आप मैप बनाना सीख लीजिए कि ये छोटा सा ऐसे हल्के से आप बनाएंगे, कोई इतना बड़ा कठिन कार्य नहीं है, ऐसे बना सकते हैं इसको। इधर ये ललितपुर दिखाएंगे और यहाँ थोड़ा सा ये आगरा का पार्ट दिखाएंगे और ये सहारनपुर वाला एरिया जगह, ऐसे बना सकते हैं। तो थोड़ा मैप अच्छा सा बनाना सीख लीजिए, क्योंकि आपका अपना प्रदेश है और यूपी स्पेशल आप पेपर देने जा रहे हैं, तो मैप थोड़ा अच्छा होना चाहिए। देखा मैंने कुछ लोग ऐसे कछुए के जैसा मैप बना देते हैं, ऐसे करके 2 टांग से बना देंगे, तो इतना भी अजीब नहीं होना चाहिए मैप, थोड़ा मिलता जुलता होना चाहिए।
दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन में आप जहाँ रिलीवेंट है वहीं, ज़बरदस्ती नहीं बनाना। मान लिया कोई किसी एक शहर का नाम पूछा तो केवल आपने पूरा मैप बना दिया और उस शहर का एक बिंदु बना दिया, है ना, और वो बिंदु भी ठीक से नहीं बनाया। तो इस प्रकार का मैप नहीं बनाना है। जहाँ बन सकता है वहीं बनाइए, ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए 20 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आप 6, 7 या 8 में भी मैप बना देंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा चला जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। 20 के 20 में ज़रूरत भी नहीं होती, बना सकते हो तो ठीक है, क्योंकि कंटेंट भी आपको देना है। और नहीं बना सकते हैं तो भी कोई डरने की बात नहीं, कंटेंट आपका अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो आपको नंबर मिलेंगे बढ़िया। तो ये देख लीजिए इसका थोड़ा सा भूमिका, जैसे पहले भी बताया था पुरानी वीडियो में भी, कि भूमिका को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। 1 से 2 लाइन की लिख दे, मैक्सिमम 3 लाइन की लिख दे। बहुत अच्छी याद नहीं आ रही तो उसका कुछ प्रासंगिक भूमिका लिख दीजिए। जैसे यहाँ क्या है, ग्रामीण और औद्योगिक विकास के लिए गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है कौन, गंगा एक्सप्रेस वे। तो आप ये सीधा से लिख दीजिए। इसकी लंबाई सबको याद ही होगी, प्री में पढ़ते हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर लंबा प्रदेश का महत्वाकांक्षी अवसंरचना प्रोजेक्ट है। तो देखिए इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन शब्दों का चयन देखिए तो भूमिका अच्छी लगेगी। जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है, यह पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी को सुदृढ़ कर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने का प्रयास करता है। या यहाँ एक कीवर्ड लिख दीजिए आप, यह सड़क से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस प्रकार के आप कीवर्ड लिखेंगे तो और अच्छा प्रभाव होगा। फिर मैप आपको बनाना है भूमिका के बाद। ये यूपी का मैप बना देना है। ये योगी जी की फ़ोटो है, ऐसे ही है, कहीं से मैंने नेट से लिया, तो ये नहीं बनाना है, केवल आपको मैप बनाना है। मैप में अब ये 12 जिलों से निकलता है, ये आपको पता ही है। अब 12 के 12 तो याद नहीं रहेंगे वहाँ, ना याद करने की ज़रूरत है। तो पहला मेरठ, उसके बाद प्रयागराज, और मेन जो है बीच में वो आप ज़रूर बना दीजिए। जैसे उन्नाव क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आपका आगरा एक्सप्रेसवे है, ताज एक्सप्रेसवे जो है, ताज लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, वो इसको काटता है, अर्थात कनेक्टिविटी उसकी यहाँ बनी हुई है इससे। तो उन्नाव आपको याद होना चाहिए। मेरठ से आगे आएंगे तो हापुड़ याद आ जाएगा आपको, बदायूं, शाहजहाँपुर, है ना, हरदोई, मेन तो याद ही रहेंगे, प्रतापगढ़, रायबरेली। तो इनमें से 2-4 कम भी हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। 12 के 12 बना सकते हैं तो वेल एंड गुड। अब हेडिंग क्या डालेंगे, देखिए कुछ लोग क्या है ना, इंट्रो के बाद सीधा ये ऐसे ही सब हेडिंग डालना शुरू कर देते हैं। ये आपको इससे बचना है, सीधा जो पूछा है वही हेडिंग डाल देना है मेन बॉडी का। क्या है यहाँ पर हेडिंग, ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास में गंगा एक्सप्रेसवे की भूमिका, ये आपका हेडिंग बनेगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, आपको समझ आ जाएगा क्या हेडिंग बनना है। तो यही, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास में गंगा एक्सप्रेसवे की भूमिका क्या है। सबसे पहली भूमिका क्या है, ग्रामीण संपर्क, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी संदर्भ में है ना। देखिए आप, ग्रामीण और औद्योगिक विकास, तो इन 2 संदर्भ में ही हमको आंसर लिखना है। और भी इसके लाभ होंगे, लेकिन पहले ये सब तो पता नहीं है। तो ग्रामीण संपर्क एवं बाजार एकीकरण कैसे है, 12 से अधिक जिलों को, सैकड़ों गाँव को सीधे एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। भाई जिन जिलों से ये जा रहा है वो तो जुड़ेंगे, और जिनके करीब से निकल रहा है वो भी जुड़े हुए तो मानेंगे हम। अब ये थोड़ा है कि कोई इससे 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर है तो उसको नहीं मानेंगे, तो वो भी इससे जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि कनेक्टिंग रोड भी बनेगी बीच बीच में। ऐसा तो नहीं है कि केवल एक्सप्रेस वे बनेगा। इससे क्या होगा, देखिए सड़क जब भी बनती है तो वहाँ क्या है ना, मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है। आपने देखा होगा अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी ये कहा था कि अमेरिका समृद्ध है इसलिए वहाँ की सड़कें अच्छी हैं, ये नहीं है। उन्होंने कहा था कि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका समृद्ध है। अर्थात अवसंरचना का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखिए क्या होगा, कृषि उत्पाद क्या होंगे, शीघ्रता से उनकी ढुलाई हो सकती है, परिवहन की लागत कम आएगी। अच्छा देखिए, अच्छी रोड होगी तो क्या है, गाड़ी अच्छी स्पीड से चलेगी, माइलेज देगी, परिवहन की लागत कम आएगी। खराब सड़कें होंगी तो वहाँ टूट फूट रहेगी गाड़ी की, मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, पेट्रोल डीजल भी ज़्यादा खाएंगे, तो परिवहन की लागत में कमी आएगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी इससे। दूसरा क्या है, ई नैम, ई कोल्ड चैन वेयर हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ई नैम, अब आप सोचेंगे ई नैम तो ये डिजिटल है, भाई डिजिटल भी तो तभी होगा ना, डिजिटली आप बेच सकते हो, बेच ही तो सकते हो आप उत्पाद, लेकिन उसको उठाने के लिए तो सड़क ही चाहिएगी ना। मान लिया ठीक है, मैं लखनऊ बैठकर एक दिल्ली के व्यापारी को बेचता हूँ, लेकिन जब अगर मैं लखनऊ से दूर कहीं ऐसी जगह है मेरा खेत कि वहाँ से मैं सामान उठाने के लिए वो व्यापारी आ ही नहीं पाएगा, तो भले ही ई नैम हो, लेकिन ई नैम के साथ साथ हमें फिजिकल कनेक्टिविटी भी तो चाहिएगी ना। तो वही, उसको सबको बढ़ावा मिलेगा। दूसरा क्या होगा, औद्योगिक विकास और निवेश को कैसे प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए
सीधी सीधी सी बात है, अगर मोटा मोटी आप देखोगे, एक तो डायरेक्ट जॉब मिलेगी, जब एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा तो आपको पता ही कितनी सारी जॉब मिलती है। दूसरा क्या है, औद्योगिक क्लस्टर इनके सारे बनते हैं। आप देखते होंगे जहाँ भी हाईवे कटता है आसपास कम से कम छोटी दुकानें तो आपको नज़र आती हैं, रेस्टोरेंट वगैरह। इससे अलग क्या होता है, औद्योगिक बड़े लेवल पे कैसे होगा, औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे, लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, एमएसएमई इकाइयों की स्थापना होगी। दूसरा क्या होगा, रक्षा कॉरिडोर। देखिए जो अलीगढ़ कानपुर और लखनऊ वाला जो बताया था, रक्षा कॉरिडोर से इसकी कनेक्टिविटी होगी। तीसरा क्या होगा, निजी निवेश और पीपी मॉडल को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि जब सरकार इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाती है तो उसके क्या है, निजी निवेश भी वहाँ आता है, और निजी निवेशक जो होते हैं उनको ना एक प्रोत्साहन मिलता है कि सरकार इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रही है तो हम भी कुछ निवेश करते हैं इधर, उसके आसपास फैक्ट्री बनाएंगे या कुछ और चीज़ें बनाएंगे, जो भी जिस प्रकार की कंपनी है वो वहाँ पर निवेश करना सोचेगी। इसके अलावा रोजगार और सेवा क्षेत्र, सीधा सीधा भाई रोजगार क्या होगा, निर्माण चरण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा जब निर्माण होगा इसका। दूसरा क्या होगा, रेस्टोरेंट है ना, साइडवे एम्यूनिटी, जो मतलब साइडवे सुविधाएं होती हैं, जैसे कुछ भी कोई गेम की साइट बनी है या कोई अन्य दुकानें बनी है उस टाइप की एम्यूनिटी। टोल से तो संग्रह हो गई है ना, पेट्रोल पंप, मरम्मत केंद्र आदि सेवाओं का विस्तार होगा जैसे एक्सप्रेस बनता जाएगा। इसके बाद क्या है, क्षेत्रीय संतुलन, ये आप पॉइंट जरूर लिखेंगे क्योंकि वो जनरल पॉइंट है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट हो जाएगा आपका। भाई क्षेत्रीय संतुलन कैसे होगा, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश कंपेरेटिवली पिछड़ा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो इनके बीच में जब कनेक्टिविटी होगी तो माल इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, तो क्या होगा, क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा। पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी तक आर्थिक प्रवाह बढ़ेगा। आप इस प्रकार से लिखिए कीवर्ड। पलायन में कमी आएगी, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। अब ये देखिए निष्कर्ष लिखना है इसका। देखिए आप इतना बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे ना तो 200 शब्दों वाला भी पूरा हो जाएगा आपका ना, क्योंकि आप बीच में मैप भी बनाओगे 3 पेज भर जाएंगे आपके। अब ये देखिए एक निष्कर्ष छोटा सा लिखेंगे 1 से 2 लाइन का। देखिए गंगा एक्सप्रेसवे सड़क से समृद्धि की अवधारणा को साकार करता है, तो ये कीवर्ड आप नोट कर लीजिए, सड़क से समृद्धि। जब भी एक्सप्रेसवे की बात होती है तो जैसे मोदी जी बोलते हैं ना निमोनिक्स, ऐसे मिला मिला के से सड़क से समृद्धि, तो सड़क से समृद्धि की अवधारणा को साकार करता है। यदि इसके साथ कौशल विकास, औद्योगिक नीति और पर्यावरणीय संतुलन को सुनिश्चित किया जाए तो यह प्रदेश की जीडीपी और मानव विकास के सूचकांकों में गुणात्मक सुधार ला सकता है। तो देखिए आपका एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हो चुका है गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर। आगे देखिए ये कीवर्ड है। देखिए क्वेश्चन अगर आप पूरा नोट नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ये ना कीवर्ड या शॉर्ट नोट्स आप नोट कर लीजिए, ये आपके दिमाग में रहेंगे तो आपको जो भी एक्सपर्ट छात्र होते हैं वो पूरा क्वेश्चन बना ले जाते हैं, उनको अगर 4-5 कीवर्ड भी याद हैं। ये देखिए ग्रामीण शहरी बाजारीकरण, ये याद रखिए आप। निवेश और लॉजिस्टिक लागत, ये होगा लॉजिस्टिक की लागत घटेगी, निवेश बढ़ेगा, ये आपको लिखना है। क्षेत्रीय असमानता में कमी हो तो बताइए। समेकित नीति से दीर्घकालिक लाभ, अर्थात जो इंटीग्रेटेड पॉलिसी होगी उससे हमारा क्या होगा, लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे याद कर सकते हैं उसको संक्षेप में। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जो अभी बताया था कि बड़े एक्सप्रेसवे में क्या क्या समस्या होती है, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण संतुलन प्रमुख चुनौतियाँ है। तो गंगा एक्सप्रेसवे के संदर्भ में भी इसकी विवेचना करनी है, डिस्कस करना है, इंग्लिश में डिस्कस बोलते हैं इसको। तो भूमिका वही छोटी सी लिख देंगे। अवसंरचना विकास में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पर्यावरण संरक्षण, संतुलित विकास के मूल तत्व हैं। भाई इन सबको ध्यान रखना पड़ता है ना। विकास परियोजनाओं में इनके मध्य संतुलन स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। तो क्योंकि वो ये इंट्रो आप ये भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन तो एक ही आएगा, 2 तो आएंगे नहीं, ये पहले वाला इंट्रो आप लिख दीजिए, ये अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि वो इंट्रो इस क्वेश्चन में लिखने का कोई औचित्य नहीं था तो मैंने एक दूसरा इंट्रो बना दिया, आप ये इंट्रो लिख दीजिए जो भी आपको याद आता है। अब चुनौतियाँ, जैसे कि इन्होंने पूछा चुनौतियाँ, अब मेन 2 चुनौतियाँ क्या है, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण संतुलन, ये चुनौतियाँ हमें बतानी है। तो यही चुनौती हेडिंग डालेंगे हम सीधे सीधे। भाई भूमि अधिग्रहण की चुनौतियाँ क्या है, भाई किसानों की भूमि अधिग्रहण जब होता है उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है उनको मुआवजा मिलता है, लेकिन क्या होता है कि उनको हम फाइनेंशियल लिटरेसी भी नहीं देते हैं। अभी आपने न्यूज़ देखी होगी, एक चैनल देखा लल्लन टॉप या किसी चैनल पर न्यूज़ दी गई थी कि जो ग्रेटर नोएडा के किसान करोड़ों का मुआवजा पाने के बाद भी कंगाल हो चुके हैं। तो आप इस प्रकार का एग्जाम्पल दीजिए, क्यों हो गए चुके कंगाल, क्योंकि उनको पैसा तो दिया सरकार ने, लेकिन उनको ये नहीं सिखाया कि इस पैसे का उपयोग कैसे करना है। तो आप ये देखिए जो
पीढ़ी दर पीढ़ी किसान लोग खेती करे आ रहे हैं, उनको उस पैसे के इन्वेस्टमेंट की जीरो नॉलेज है ना। उनको नहीं पता कि ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, और इतना पैसा अचानक आएगा तो फिर क्या है, अवगुण भी साथ आते हैं, तो कुछ लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो यही अधिग्रहण का आजीविका पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या है, यहाँ रिवेन्यू के जो केस होते हैं, राजस्व के जो केस होते हैं, वो धीमी गति से चलते हैं। किसान केस कर देते हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलता है और वो भूमि वापस करनी पड़ती है उनको, किसानों को। तो ये एक समस्या है। मुआवजा पुनर्वास और सामाजिक स्वीकृति, ये तो है ही। 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम, आप ये लिख लीजिए, के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन करना पड़ता है। देखिए क्या होता है, ऐसे ही जो ये अधिनियम है ना, ये क्या बोलता है सरकार को कि आप जब भी कोई भूमि अधिग्रहण करेंगे उसका एक सामाजिक प्रभाव आकलन करेंगे। जैसे आपने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस सुना होगा, EIA, वो करते हैं कोई प्रोजेक्ट जब होता है कि पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे ही भूमि अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका भी आकलन करना होता है। तो सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, विस्थापन होगा उनका, है ना, उनकी जो है आजीविका में बदलाव आ जाएगा। जो लोग खेती किसानी कर रहे हैं अब उनको कोई बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके हाथ में तो पैसे आ गए ना। तो ये प्रभाव आकलन करना पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है, प्रक्रिया धीमी हो जाती है। पर्यावरणीय चिंता है, ये तो सीधा सीधा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। हरित पर्यावरण में कमी आएगी, जैव विविधता और जल निकासी पर प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए इतने बड़े बड़े हाईवे होते हैं, ये क्या है, ये ना इधर की भूमि और इधर की भूमि को डिवाइड कर देते हैं। इधर का पानी इधर नहीं आएगा, इधर का इधर नहीं आएगा। तो जल निकासी पर क्या है, इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर प्रॉपर निकासी नहीं दी गई है, और निकासी होगी भी तो बड़ी बड़ी दूरी पर होगी, हर जगह तो होगी नहीं, तो इसका उस पर भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन होगा। देखिए जब हाईवे बनेगा तो उसके ऊपर ट्रैफिक भी चलेगा, तो कार्बन प्रदूषण उत्सर्जन भी होगा। तो बहुत सारी ये पर्यावरणीय चिंताएं हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ये तो सामान्य सी चीज़ें हैं। देखिए फिर देखिए, जैसे क्वेश्चन में बताया था कि अगर कहीं चुनौतियाँ पूछता है तो उसके उपाय आपको समाधान देने ही देने हैं, ये आप याद कर लीजिए। क्योंकि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो उनके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि क्वेश्चन की डिमांड पूरी करनी है एज इट इज, जो क्वेश्चन में पूछा है। और ये बात सही भी है कि जो क्वेश्चन में पूछा है वो आपको डिमांड पूरी करनी ही करनी है। लेकिन जब बात चुनौती या समस्या हो जाती है तो उसका समाधान देना ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, और एग्जामिनर इस चीज़ को देखता भी है। आप देखिए कोई बच्चा ये केवल चुनौती लिख के आएगा, आप उसके 2-3 उपाय भी लिखेंगे तो क्या होगा, ओबियसली आपका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो उपाय क्या है, वही भाई लैंड बैंक बनाया जाए, जैसे भूमि बैंक बनाया जाए। इसमें क्या होता है कि पहले से भूमि एक्वायर कर ली जाती है कि ये भूमि सरकार के पास है, तो फिर प्रोजेक्ट तीव्र गति से आगे बढ़ता है। दूसरा क्या है, जो पर्यावरण वाला समस्या है उसको क्या करेंगे, किनारों पर वृक्षारोपण करेंगे। भाई जितने वृक्ष कट रहे हैं उसे हाईवे को बनाने में एटलीस्ट किनारों पर वृक्षारोपण करेंगे तो उसका भरपाई हो जाएगी। ग्रीन बेल्ट का विकास करेंगे उसके साइड साइड। वर्षा जल संचयन और ड्रेनेज का प्रॉपर प्रबंधन किया जाएगा। और क्या हो सकता है, जो लाइटिंग वगैरह है, हाईवे के ऊपर क्या होता है, लाइट लगानी पड़ती है क्योंकि वहाँ हाई स्पीड से चलती हैं गाड़ियाँ। तो वो लाइटिंग क्या है, सोलर ऊर्जा की लाइट बनानी चाहिए वहाँ पर। ऑटोमेटिक लाइट होनी चाहिए कि भाई दिन होते ही बंद हो जाए और रात होते ही चालू हो जाए। साथ में EV चार्जिंग स्टेशन भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के आप थोड़े से इनोवेटिव से सॉल्यूशन दे देंगे 3-4, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब वही इसका निष्कर्ष देख लीजिए। अच्छा देखो जब बात यहाँ पर्यावरण संतुलन की आई है ना, और एक किस्म से सामाजिक संदर्भ भी है, यहाँ भूमि अधिग्रहण क्या एक सामाजिक विषय है, तो आप निष्कर्ष को कोशिश करिए इनसे लिंक करते हुए लिखिए। अब पर्यावरण संतुलन से आपको सीधा सीधा पता होगा SDG क्या, SDG 13 आपके याद हो गई, क्लाइमेट चेंज है ना। SDG 9 याद होगा, SDG 9 क्या इंडस्ट्री से संबंधित है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और SDG 8 क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो अपने आप बढ़ेगी, तो आप ये लिख सकते हैं कि इनकी पूर्ति होगी SDG 8 की 9 की। और ऐसे एक कैची सा स्टेटमेंट लिख दीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है, परियोजना तभी सतत मानी जाएगी जब आर्थिक लाभ के साथ सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित हो। यह सड़क से समृद्धि के मॉडल का एक उदाहरण है जो SDG 8 और 9 को प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। सीधा अब ये शॉर्ट नोट्स मैंने बना दिए इधर, इनको देख लेना आप। कीवर्ड आप एक शीट पे लिख लीजिए सारे। क्या है, ऐसा ही है, सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस अर्थात सामाजिक प्रभाव आकलन, और उचित मुआवजा आवश्यक है। हरित अवसंरचना, सतत विकास, अनुच्छेद 301 आप लिख सकते हैं जो कि संपत्ति का अधिकार देता है। ये पहले फंडामेंटल राइट था, फिर ये वहाँ से हटाकर एक केवल संवैधानिक अधिकार है, अभी हमारा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो
भले ही मूलभूत अधिकार ना हो, लेकिन एक अधिकार तो है, तो उसका हनन होता है। संपत्ति का अधिकार का अनुच्छेद 21 है, जीवन का अधिकार होता है, इसमें पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण आपको पता है कि ये भी एक अधिकार होता है, शामिल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका हनन होता है अगर वहाँ हम ग्रीन बेल्ट नहीं बनाएंगे, केवल प्रदूषण उत्सर्जन होगा या कार्बन उत्सर्जन होगा, तो क्या अनुच्छेद 21 पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और जैसे आप जानते हैं डीपीएसपी में क्या है, हमारा 48 है, पर्यावरण संरक्षण है और नागरिकों करते हुए भी है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ 21 है जी के तहत। तो ये जब कीवर्ड आपको याद रहेंगे तो आप उत्तर बना ले जाएंगे, है ना। ये चीज़ें आप याद रखो कि हाँ, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें ना ये अनुच्छेद डाल सकता हूँ, ये कीवर्ड यूज कर सकता हूँ। तो ऐसे ये तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन रणनीति को कैसे प्रभावित करेगा। तो इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब नीति की बात आएगी, निवेश की बात आएगी, तो हम इसको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी से जोड़ देंगे। उसको जोड़ते हुए ये भूमिका लिख दिया, उत्तर प्रदेश क्या है, औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 राज्य को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखती है और अवसंरचना इसका आधार स्तंभ है। या आप इसे लिख सकते हैं कि जो है हमारा एक्सप्रेस वे से ही यह रास्ता होकर गुजरता है। तो इस प्रकार के आप स्टेटमेंट बना दीजिए। अच्छा, देखिए, नीति आयोग का एक स्टेटमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास का मल्टीप्लायर बोला गया है इन्होंने। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो विकास का ना गुणात्मक वृद्धि होती है, मल्टीप्लायर, जैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, उससे बना ये शब्द मल्टीप्लायर। तो ये नीति आयोग का स्टेटमेंट आप लिख दीजिए इंट्रो में। तो ये कितना प्रभावी होगा, क्योंकि आप बात एक्सप्रेसवे की कर रहे हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है एक किस्म का। फिर हेडिंग वही डालेंगे जो क्वेश्चन ने पूछा है। देखिए, औद्योगिक नीति 2022 एवं निवेश प्रोत्साहन रणनीति को सुदृढ़ करने में गंगा एक्सप्रेसवे की भूमिका। सीधे वही पॉइंट ऊपर थे, उनसे थोड़े से अलग पॉइंट इधर लिख दिए। भाई, नीति के अनुरूप अवसंरचना, जैसे ये नीति है ना, इसके अनुरूप अवसंरचना क्या है, बेहतर कनेक्टिविटी, ईज ऑफ बिजनेस में सुधार होगा, लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। जैसे बताया, अभी हमारी क्या है, 14% है लॉजिस्टिक लागत, जो कि अन्य विकसित देशों से काफ़ी अधिक है। चीन, यूएसए और जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ क्या है, ये लगभग 8 से 9% रहती है ना। तो ये हमारा 6-7%। ये देखिए, अगर एक यहाँ से हमारा कोई सामान गुजरता है तो हमारी 6% लागत तो सीधे ही बढ़ गई है उसकी, है ना। तो फिर कम्पिटिटिव कैसे रहेगी हमारी इकोनॉमी, क्योंकि जब हमारा सामान महंगा होगा, 6% महंगा, तो सीधा सीधा केवल हाईवे की वजह से हो गया वो। अब अगर हाईवे अच्छा होगा तो लागत में कमी आएगी। और जैसे कि आप जानते हैं, कौन सी है, पीएम गति शक्ति योजना, उसका भी लक्ष्य क्या है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए कि हमारा जो है लॉजिस्टिक लागत जो है 1 डिजिट में आ जाए, सिंगल डिजिट में, अर्थात 10% से कम हो जाए। तो उसको प्रोत्साहन देगा ये। निर्यातोन्मुख इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा, भाई निर्यात बढ़ेगा, इसका सीधा सा मतलब ये है। रक्षा कॉरिडोर ऊपर भी बताया, यहाँ भी देख लीजिए, रक्षा विनिर्माण कॉरिडोर का समेकन होगा, इंटीग्रेशन होगा। कैसे, जो रक्षा कॉरिडोर है उससे ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। ये कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन ये कीवर्ड अब जब याद नहीं होंगे तो फिर आप वहाँ सीधे सीधे बड़े बड़े वाक्य लिखोगे और फिर वो एग्जामिनर हो जाएगा बोर। क्षेत्रीय विकास मॉडल, पिछड़े जिले में निवेश आकर्षण होगा। और ओडीओपी, आप ये तो हमेशा ही आपका फेवरेट टॉपिक होना चाहिए जीएस 5 और 6 में। ओडीओपी बाजार को पहुँच मिलेगी, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे देखिए पूर्व से पश्चिम को जोड़ रहा है सभी को, और साथ में कनेक्टिव लिंक रोड भी बनेंगे। तो ओडीओपी जो है हमारे, एक जिला एक उत्पाद जो है, वो इधर से उधर उनका क्या है, आवागमन आसानी से हो सकेगा एक्सप्रेसवे के थ्रू। अब ये देखिए, निष्कर्ष लिख दीजिए, गंगा एक्सप्रेसवे औद्योगिक नीति के लक्ष्यों को मूर्त देने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है। ये आप पढ़ लीजिए पूरा, मैंने शॉर्ट में बता दिया। ये कीवर्ड है, ये याद कर लीजिए। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन आप देख लेना, गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शहरी विकास, शहरी एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। अर्थात गांव और शहर के बीच की दूरी को कम कैसे करता है, इसका सीधा सा अर्थ यही है। भाई क्या है, ये देखिए, ग्रामीण शहरी एकीकरण समावेशी विकास का महत्वपूर्ण तत्व है। क्योंकि समावेशी विकास में जैसे बताया है आपको कि उसमें केवल वर्ग नहीं आएंगे कि समावेशी विकास में भाई गरीब अमीर पुरुष महिला सबको साथ लेकर चलना है। समावेशी विकास ये भी है कि गांव और शहर को भी साथ लेकर चलना है। समावेशी विकास ये भी है कि हमें सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग को भी साथ लेकर चलना है। अर्थात विकास का लाभ जो है ना, प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग, समुदाय या कुछ भी बोलिए आप, सभी तक पहुंचना चाहिए समान रूप से। तो यही समावेशी विकास है। तो सामाजिक एकीकरण कैसा होगा, देखिए, जब सामाजिक
जब सामाजिक सेवाओं की बात आती है तो आपको सीधे सीधे क्या याद होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य, है ना, ये सबसे टॉप है। तो जब हाईवे बनेगा तो शिक्षा स्वास्थ्य तक और आपातकालीन सेवाओं तक तेज पहुंच होगी। देखिए अगर उदाहरण के लिए आप, ये है प्रयागराज में, कोई प्रयागराज से, और उसको आना है कहाँ, ये जहाँ भी हाईवे जा रहे हैं, मान लो थोड़ा दूर है, प्रयागराज तो छोड़िए, चलो वहाँ तो डेवलप है, मान लिया प्रतापगढ़ का कोई छात्र है ना, उसको आना है प्रयागराज पढ़ने, या उसको मेरठ ही आना है पढ़ने, है ना, तो क्या होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो शिक्षा तक पहुँच उसकी क्या होगी, आसान होगी। उसके बाद क्या होगा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी तेज़ी से मिलेंगी आपको, क्योंकि एक तो खुद हाईवे के थ्रू आप जा सकते हैं, और दूसरा क्या है, जब हाईवे डेवलप होगा तो इसके आसपास क्या है, सारी इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं, यूनिवर्सिटी, हाई अस्पताल, ये सब भी डेवलप होंगे। तो ये सामाजिक एकीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। और इसमें ग्रामीण शहरी एकीकरण कैसे होगा, देखिए क्या है, ये सेवाएं ज़्यादातर क्या होता है शहरी क्षेत्रों में होती है, जो पड़ते हैं गाँव से दूर। तो जब हाईवे अच्छे होंगे तो गांव वालों को भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच क्या होगी, आसान हो जाएगी। तो इसलिए गांव और शहरी एकीकरण इसको बोल दिया जाता है। ऐसे ही आर्थिक एकीकरण होगा। आर्थिक एकीकरण क्या होगा, अर्थात जो ग्रामीण इकोनॉमी है उसको हम शहरी इकोनॉमी से जोड़ेंगे। तो जब हाईवे बनेगा उससे क्या होगा, ग्रामीण उत्पाद जो है वो बड़े बड़े शहरों तक बड़ी आसानी से सीधा संपर्क उनका हो जाएगा, बाजार से, मंडियों से भी। इसके अलावा कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना होगी। ये क्या होगा भाई, कृषि आधारित उद्योग क्या है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापना हो रही है तो वो सीधा एकीकरण हो गया भाई, उनको जॉब भी मिल रही है, और उनको जो है, जैसे जॉब के लिए उनको पहले क्या होता, शहर जाना पड़ता था, अब उनको वहीं जॉब मिलेगी अपने आसपास ही, तो सीधा गांव में भी शहर वाली सुविधा होगी, कहने का मतलब ये है। डिजिटल सेवा का विस्तार होगा, एक्सप्रेसवे के साइड कनेक्टिविटी मिलेगी, लॉजिस्टिक हम मिलेंगे, ई कॉमर्स में तीव्रता आएगी, ये सब आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है कि आपको ना मटेरियल नहीं मिलता है, जैसे क्वेश्चन मान लिया, सपोज कीजिए ये 125 शब्द में पूछता है और आपका भरा है अभी मुश्किल से 1.5 पेज, तो उसके बाद आप क्या करोगे, खाली छोड़ना एक अच्छी बात नहीं है यूपीपीसीएस में खास तौर से। तो आप ये एक फ्लो चार्ट बना दीजिए, उसके बाद छोटा सा, इसमें आपका 2-3 लाइन भर जाएंगी, जैसे ग्रामीण सड़क संपर्क, उसके बाद एरो लगाइए बाजार एकीकरण, फिर बाजार एकीकरण होगा तो आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो पलायन में कमी आएगी, और पलायन में कमी होगी तो संतुलित विकास होगा, किसका, गांव प्लस शहर दोनों का, है ना। तो इस प्रकार से आप एक फ्लो चार्ट बना दीजिए। अगर एग्जामिनर आलसी है, ऊपर नहीं पढ़ रहा है, तो आपका फ्लो चार्ट देखते ही समझ जाएगा कि इसने जो है ना थोड़ा निचोड़ बता दिया है, क्वेश्चन का निचोड़ है क्या। अब उसके बाद फिर वही निष्कर्ष लिखना है, छोटा सा निष्कर्ष लिख दीजिए। देखिए गंगा एक्सप्रेसवे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच भौतिक ही नहीं, मतलब फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं केवल, बल्कि आर्थिक और सामाजिक दूरी को भी कम करता है, जो उत्तर प्रदेश के संतुलित विकास की कुंजी है। देखिए जिस चीज़ का भी क्वेश्चन पूछा है उसकी आप तारीफ करो भर भर कर, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। या इस प्रकार से लिख सकते हो आप, गंगा एक्सप्रेसवे, देखिए अगर आपको इसको संविधान से जोड़ना है तो इस प्रकार भी निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे संविधान के समतामूलक विकास दर्शन तथा एसडीजी के अनुरूप सामाजिक आर्थिक एकीकरण का सशक्त माध्यम है। तो कितनी तारीफ कर दी गंगा एक्सप्रेसवे की, है ना। तो इस प्रकार से तारीफ करिए आप सरकारी योजनाओं की, और जो भी क्वेश्चन में पूछा है, बाकी जो चुनौतियाँ वो चुनौतियाँ तो लिखनी है। तो संक्षेप में क्या याद करना है आपको, सड़क से संपर्क से समावेशन बढ़ रहा है, समावेशन ग्रामीण शहरी, वही जो बताया अभी। तो इस प्रकार के कैची कीवर्ड आप यूज कीजिए, ग्रामीण आय में वृद्धि हो रही है, संतुलित क्षेत्रीय विकास हो रहा है। तो दोस्तों ये आज के लिए इतने डिस्कस करते हैं, ये आप इंटरव्यू के लिए भी तैयार करके जाइए और मेंस के लिए भी पूछ सकते हैं। ये जो भी छात्र 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अपना जो है फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हैं और मेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं आंसर राइटिंग, तो वो जुड़ सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज से। इसी प्रकार वहाँ भी टू द पॉइंट आंसर दिए जाते हैं आपको, और टाइम से कॉपी चेक होकर मिलती है। दोस्तों अगर ये पहले अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल फोकस ISPCS को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। कंटेंट वगैरह PDF वगैरह वहीं मिलेंगे, फोकस ISPCS, और कोई भी व्हाट्सएप क्वेरी या टेस्ट सीरीज वगैरह से लेकर तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 9811504781। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।